कौन सी क्लास है? 11। टॉपिक फ्रिक्शन। चलो बेटा बताओ मुझे, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन को जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, ये एक रेसिस्टिव फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स एक रेसिस्टिव फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, ये मोशन, स्टेट की मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट को इट अपोज, ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है मूव करने की, मूव कर रहा है, तब ये लगता है केवल, एंड इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान लो कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या इसकी टेंडेंसी है मूव करने की? नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ये एक रफ सरफेस है, कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो अब भले ये मूव ना करे, या तो मूव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन टेंडेंसी तो है मूव करने की। भाई फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, रेसिस्टिव फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज सॉलिड फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर ये ऑब्जेक्ट रफ सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इट इज रेसिस्टिव फोर्स, इट इज रेसिस्टिव फोर्स, इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपोज द रिलेटिव मोशन। दिस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लिख के छोड़ देना। दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आई बात? ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। कौन सा मोशन को? रिलेटिव मोशन को। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका कारण क्या है। व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ फ्रिक्शन? यहां तक लिख लिया? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बेसिकली दो कारण होते हैं। हटा दो। वैसे जानते हो कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में या नहीं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स दो तरह के फोर्स होते हैं। बता देता हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के डिपेंडेंट हो। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ डिपेंडेंट होता है, क्या? वर्क डन। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जिन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट हो, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करे, कंजर्वेटिव फोर्स। डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल यहां पे लिख के छोड़ देना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। डन? वहां लिख लिया? चलिए, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो, पहली बात तो ये याद रखिए, दुनिया में कोई भी सरफेस 100% परफेक्ट स्मूथ नहीं होती। ठीक है, ये जो रफ सरफेस है, अगर आप इसको जूम करके देखो, मैं इसी को जूम करके दिखा रहा हूं, ये जो सरफेस है बेसिकली उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, दिस इज रफ सरफेस। जूम करके देखो अगर आप, और इसके ऊपर आप दूसरी सरफेस रख दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूसरी सरफेस। बात समझ में आई? ये जो एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं, ये हैं आपके, ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। बात समझ में आई? जब दो रफ सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो इनके एक्सटेंडेड पार्ट्स आपस में लॉक हो जाएंगे। अब आप इसको मूव कराने की कोशिश करो, इस ऑब्जेक्ट को आप मूव कराने की कोशिश करो। ये जो इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग अब मोशन को इनके बीच में, जो ये दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, उसको अपोज करना चाहिए कि नहीं? सो दिस इज इंटरलॉकिंग। पहला कारण, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू रफ सरफेसेस। ये चीज समझ में आ गई? तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला पॉइंट लिखिए, डायग्राम बना लेना। पहला पॉइंट है इंटरलॉकिंग ऑफ टू
रफ surfaces, interlocking of two rough surfaces. ठीक है। दूसरा कारण, पहला समझ में आ गया। दूसरा कारण के लिए मैं एक बार ये हटा दूं, इसको इस वाले का, ठीक है। जो काफी हद तक काफी स्मूथ सरफेस होती है, परफेक्ट स्मूथ तो कुछ होता नहीं है दुनिया में, पर फिर भी मान लो एक सरफेस के ऊपर जब आप दूसरी सरफेस रखते हो, देखो यहाँ पे दो सरफेस है, एक इस ऑब्जेक्ट की और एक इस, ये जो जिस सरफेस के ऊपर ये रखा है इसकी सरफेस, दो सरफेस आपस में मिक्स है। अब दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो बहुत सारे एटम जब आपस में काफी पास होते हैं तो इनके बीच में एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप कभी घर पे जाके करके देखना, एक शीशा लेना, शीशे के ऊपर एक दूसरा शीशा, छोटा टुकड़ा शीशे का रख देना, रखा रहेगा। उसके बाद या तो उठा के देखना, सरका के देखना, थोड़ा सा डिफिकल्टी, रेसिस्ट होता है, अपोज करता है वो, ठीक है। किस कारण से? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड कॉज क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स between the molecules oblique atoms of the two surfaces. Intermolecular force between the molecules or atoms of the two surfaces. Between the molecules or atoms of the two surfaces. ये दो कारण है मेजरली किसके? फ्रिक्शन के। नींद आ रही है क्या? पक्का? हाँ ठीक है। बाबा ऐसी हो रही है ना, सोएगी तो नहीं? हाँ, सारे एक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये दो कारण समझ में आ गए। फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स, लिखिए फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स। ये एक रफ सरफेस है, दिस इज ए रफ सरफेस। इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट किधर लगेगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर, इधर ही लगेगी। अब अगर इसमें मैं अप्लाइड फोर्स इधर लगाऊंगा, दिस इज फोर्स अप्लाइड, इधर की तरफ लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे पीछे लगेगी, है ना। इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना भाई, अब इसका वेट किधर है? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, अप्लाइड फोर्स आगे और फ्रिक्शन फोर्स पीछे। अच्छा एक चीज बताओ, जो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे लग रही है वही फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे आगे लगेगी। क्यों लगेगी मैं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन में समझाऊंगा, पहले मैं फैक्टर बता दूं एक बार। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, सॉलिड फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनलिटी का। जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, वी नीड टू पुट सम कांस्टेंट। यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे एन नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस। अब देखो ना, अगर आप देखो तो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, न्यूटन अपॉन न्यूटन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस। अब यूनिटलेस होगा तो डायमेंशनलेस भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली दो फैक्टर हैं जिन पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, पहला नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। ये म्यू क्या डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतनी ज्यादा म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। बात समझ में आई? लिख लो जल्दी से। पहला कारण क्या था?
नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस वी कैन से। ठीक है, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। आज आए हो तुम क्लास में, बहुत सही क्लास में आए हो, क्योंकि आज की जो क्लास मिस करेंगे वो समझ में नहीं आने वाला आने वाली चीजों को। नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगती है तो पता है ना, उसी पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों होगा ये हमने किया है, जज किया है। प्रैक्टिक फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। चेक किया हमने, पता लगाया ऐसे होता है। हैं? क्या चीज? नॉर्मल पे क्यों? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अरे चेक किया हमने, बाय एक्सपेरिमेंट एंड बाय ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया, एक बार ब्लॉक बढ़ा लिया तो जब मास ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगी, तो जब उसको मूव करा के देखा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा पाई गई। सेम मटेरियल की सेम सरफेस पे हल्का मास लिया, फ्रिक्शन फोर्स मेजर किया, कम आया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा इसी ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लाइन प्लेन पे लगा के देखा, फ्रिक्शन फोर्स और कम हो गया क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती है, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। ठीक है, तो पहला फैक्टर नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ द टू सरफेस, लिख लिया, नेचर ऑफ द सरफेसेस। अब एक छोटी सी हेडिंग डालिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, फ्रिक्शन। क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, हेडिंग डालिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा डायरेक्शन से पहले एक लाइन और लिख लेना। डायरेक्शन लिख ली, उससे पहले एक लाइन लिख लेना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है ना। हमें ऐसा गलतफहमी हो सकती है कि जितना लार्ज इज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कॉन्टैक्ट का उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। इस लाइन को आप इस हेडिंग से पहले लिख लेना, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, याद रहेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है। अरे इंडिपेंडेंट कहीं है फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में कहीं एरिया है? फ्रिक्शन फोर्स का एक ही फॉर्मूला है आपके पास, म्यू इंटू एन। ठीक, हाँ डायरेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, चलिए डायरेक्शन को, इसको फुल फोकस यहीं पे रखना। अगर किसी को इधर उधर उड़ना है दिमाग से तो उड़ लो 2 मिनट के अंदर, कुछ और सोचना है तो सोच लो, 100% फोकस यहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सो गई है, क्या कर रही है? मुझे पता है नींद आ रही है, आंखें बोल रही हैं तुम्हारी, है ना। हाँ देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको देखो ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को जनरली भी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। हम ज्यादातर फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो रिलेटिव मोशन तो पता है आप लोगों को, पता है। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, कहाँ बैठे हो? गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही है, साइड में लगे जो पेड़ होते हैं, हम आगे जा रहे हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमें पेड़ पीछे जाते दिखाई देंगे, लेकिन पेड़ों पे खड़े होकर आप गाड़ी को देखो तो गाड़ी आगे जाती दिखाई देगी। तो डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तो दिस इज रिलेटिव मोशन। मैंने क्या लिखवाई थी वो लाइन? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। कैसे? ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आ गई तभी आपको रोटेशन में भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। देखो ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या इसकी टेंडेंसी है कहीं मूव करने की? जब मूव करने की टेंडेंसी नहीं है तो क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? भले ही दोनों सरफेस हो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला। अब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया आगे की तरफ, फोर्स की तरह अप्लाई किया। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे कैसे लग रही है। मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। एक पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर नीचे वाली सरफेस पे, और एक पॉइंट ग्राउंड का पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट अभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। अब मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए का मोशन बी के रेस्पेक्ट में किधर होगा? बी को रेस्पेक्ट में देखो तो आगे जाना चाहेगा।
आगे जाना चाहेगा, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस पॉइंट पे किधर लगेगा? बोलो समझ में आई कि नहीं? अब ए पॉइंट पर खड़े हो जाओ, क्योंकि ए पॉइंट आगे जाना चाहता है तो बी पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, तो बी पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बोलो समझ में आई कि नहीं? तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स किधर है? पीछे। तो जो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है वही ब्लॉक, वही सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? नहीं आई? हे भगवान, ये 2 पॉइंट देखो वापिस से, ठीक है? आप हो, बी पेड़ को मान लो, ठीक है? अब अगर ब्लॉक आगे जाएगा, आप आगे जाओगे तो पेड़ को कैसा लगेगा? आगे, अरे पेड़ को आगे जाके ठीक है, तो बी को क्या लगेगा कि गाड़ी आगे जा रही है। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो ए को ये आगे जा रहा है, अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे। समझ में आ गया? अब आप गाड़ी में हो, नहीं, हाँ, अब आप ये थे, ठीक है? अब आप गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी के अंदर बैठ के क्या लगेगा? पेड़ पीछे जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? समझ में आ गई डायरेक्शन? इसी चीज को दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो। ऐसे नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने केवल एक ब्लॉक लिया है, अब एक के ऊपर एक और रख दूंगा तो अभी लेते हैं एग्जांपल। पहले इसको नोट डाउन तो करो जल्दी से। बस वो याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये बड़े काम की चीज है हमारे लिए। अब सोचो, अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना होता तो क्या आप एक भी इंच चल पाते? आपको मैं स्पेस में छोड़ दूं, फ्रिक्शनलेस जगह है, चल पाओगे वहां पे? उड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, चल पाओगे वहां पे? बताओ, नहीं ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता, सोचो, फ्रिक्शन फोर्स ना होता, पहिए गाड़ी के एक ही जगह घूम रहे होते, गाड़ी एक ही जगह रहती, क्या आगे बढ़ पाती? सोचो, नहीं ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ये तो जो उसको आगे लेके जा रहा है। आप गाड़ी को पानी में छोड़ दो और पहिए घुमाओ, कुछ भी नहीं होता बिना फ्रिक्शन के, ठीक है ना? ये एक वरदान है फ्रिक्शन, ठीक है? यस, आइस की भी देखो, फ्रिक्शन कम हो या ज्यादा हो, कम और ज्यादा हो सकती है। फ्रिक्शनलेस जगह तो बस एक ही स्पेस में चले जाओ आप। जब कोई मैटर ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। दुनिया में 100% स्मूथ नाम की कोई चीज नहीं होती, जीरो फ्रिक्शन नाम की कोई चीज, कोई भी सरफेस आज तक नहीं बनी। समझ में आई? तो अगर मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं कि स्मूथ सरफेस है, तो आपको एज्यूम करना है कि जीरो फ्रिक्शन है। यार तो टॉपिक का देखना पड़ेगा इसके लिए क्या होता है, देख लेंगे बाद में, पहले मेन चीज का हो, ठीक है? अच्छा, पहले मैं आपको वॉकिंग समझा देता हूँ, हम वॉक कैसे करते हैं, ठीक है? मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ। आप 11th क्लास में आ चुके हैं, आपको चलना नहीं आता है अभी, मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो भाई, देखो ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है? ये ग्राउंड है, ये तो सिर पकड़ के बैठ गई, क्या पढ़ा रहे हैं सर आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है? ये मान लो इंसान का पैर है यार, अरे जो भी है यार, मतलब आप समझा करो, ऐसा अंगूठे भी बनाऊं क्या मैं? ठीक है, चलो ठीक है, शिनचैन का पैर है, या चलो इसका पैर है अंशुमन का। अब चलने के लिए पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही तो रखते हैं हम। अब सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है? अरे माइकल जैक्सन ही सही है, ठीक है? अब जब हम पैर रख के आगे बढ़ के चलते हैं तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम पैर रख के आगे कैसे बढ़ते हैं? हम चाहते हैं कि जमीन पीछे खिसक जाए, तो बेसिकली हम पैर आगे रख के फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ। समझ में आ रही है बात? पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पैर की टेंडेंसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे मूव करने की है। बोलो, पीछे मूव करने की है। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अगर आप ध्यान से वैसे भी देखो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपने मस्कुलर फोर्स लगाया पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? उसको अपोज करता है। तो पैर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? बात समझ में आई?
तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, यही तो है जो हमें आगे लेके जा रहा। आप किधर जा रहे हो? आगे। फ्रिक्शन किधर जा रही है? लग रही है आगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोजिट ही लगती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ में? मोशन रिलेटिव मोशन में डिफरेंस। हम आगे जब बढ़ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लग रही है? समझ में आ रही है बात? तो ये मत सोचना कि मोशन के अपोजिट ही लगती है हमेशा। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। क्या? अरे अभी तो बताया, पैर रख के जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो कि नहीं? पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे, आप चाहते हो कि ग्राउंड पीछे चली जाए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है, तो यही फ्रिक्शन फोर्स है जो आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है। सिस्टम हैंग हो गया इसका है। ग्राउंड पे भाई फ्रिक्शन फोर्स पैर पे आगे लगेगी तो ग्राउंड पे पीछे लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लो, देखो अगर मैं बोल रहा हूं स्मूथ सरफेस, तो मान के चलना कि परफेक्ट स्मूथ माननी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, ये है दो ब्लॉक हैं, M1 और M2, और नीचे सरफेस है। अब ये जो सरफेस है फॉर टाइमिंग अभी के लिए इसको स्मूथ सरफेस मान लो, समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये वाली सरफेस स्मूथ सरफेस है, लेकिन ये दोनों आपस में रफ है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इस ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। ध्यान से देखना, आगे की तरफ ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। 2 पॉइंट कंसीडर करो, ए और बी। अब मुझे बताओ बी के रेस्पेक्ट में ए आगे जाना चाहेगा? बोलो यस और नो। तो ए के ऊपर किधर फोर्स लगेगी? क्यों? क्योंकि ए का रिलेटिव मोशन बी के रेस्पेक्ट में आगे जाने की टेंडेंसी है, तो ए के ऊपर किधर फोर्स लग रही है? पीछे। ठीक है, तो जब ए की टेंडेंसी आगे जाने की है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी की टेंडेंसी ए के रेस्पेक्ट में पीछे जाने की है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ। अब इन दोनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये जो M1 है ऊपर वाला, इस पे अप्लाइड फोर्स है इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की तरफ। और जो नीचे है M2 वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर है? आगे की तरफ। अब इमेजिन करो, देखो ये स्मूथ सरफेस है। अब ऐसे मान लो कि ये किसी उस पे वाटर सरफेस पे है, मतलब किसी प्लेट में वाटर सरफेस पे रख दी। अब इस ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो, ये दोनों के दोनों साथ में जाएंगे। आपने फोर्स किस पे लगाया? ऊपर वाले पे। साथ में ये भी लिपट के आ रहा है इसके साथ। क्यों? इसको कौन सा फोर्स है जो आगे लेके जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फोर्स है जो इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। इस पे डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा है? ये तो स्मूथ है, इन दोनों के बीच में स्मूथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले के ऊपर। अब इस सिस्टम का मोशन किधर है? अब इस सिस्टम में ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा, नीचे वाले पे मोशन के अलोंग लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अलोंग भी लग सकता है, मोशन का पॉजिटिव भी लग सकता है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन। लिख लो, ये समझने की चीज है। इसके नोट्स वो में समझ में आ गया, बड़ी बात है। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, ड्राइंग बनाओ। अब मैं देखूंगा तुमने कैसे बनाओगे पैर का पंजा। बनाओ जी, ये पैर वाला बनाओ पहले, पैर देखो कैसे बनाओगे पैर। मोहना सुन गया मुझे? क्या कहा? ड्राइंग नहीं आती बनानी? मैं बनाऊं? अब बनाओ, जल्दी से बनाओ। अब देखो, अब मैं, ये कमजोर लेग पीस है। ये क्या है? ये हॉकी है, पैर नहीं है। तुम पैर इसका देखो, क्या जबरदस्त पैर बनाया, सूजा हुआ पैर। इसका देखें, ये इसने मोजे पहना दिए इसको, है ना? क्या है? ओ भाई, पिन पॉइंटेड पैर किसका होता है यार? जूते पहना रखा है। ये तो मुझे लग रहा है शायद लेडी पैर है।
ये विदाउट हील, और समझाने के लिए आप सीधा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा रख लो, सीधा, ठीक है, ऐसे रख लो। ये जूते वाला पैर है ना, तो ये खिसकने की कोशिश करता है, तो पैर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है, ग्राउंड के ऊपर पीछे। देख लो जल्दी से, गजब। दूसरा बना दिया। अच्छा, हॉकी हटा के ये भी हॉकी है। देखना इसका अंगूठा जरा, बल्ब लग रहा है। चलो, हाँ, जो जितना फ्रिक्शन M1 पे लग रहा है सेम फ्रिक्शन M2 पे, बस डायरेक्शन अलग है, इक्वल एंड अपोजिट को। एक्चुअली इस सिस्टम के लिए M1 प्लस M2 इस सिस्टम के लिए ये जो फ्रिक्शन है इंटरनल फोर्स है, इनका सम 0 होगा। बना लिया डायग्राम वगैरह, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अपर्णा क्लियर है? ओह माय गॉड, किसकी? क्रैब? क्या सब पे लगती है, अल्टीमेटली चलते वो भी आ गई है। बस एक हमारे इंसान के 2 पैर होते हैं, उनके कितने पैर होते हैं? उनके बहुत सारे पैर होते हैं, काम उसमें फिर भी फ्रिक्शन यही लगता है। हाइड्रेशन ब्रेक, आप पानी पे इतने में डायग्राम बनाऊं? अब मैं साइकिल बनाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जल्दी जाना है कहीं। 40 जल्दी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेबस कराना है। कहाँ जाना है बताओ? गोलगप्पे खाने हैं? कौन सी क्लास? किसकी? ऑनलाइन? अच्छा, आज कौन से सब्जेक्ट की है? अच्छा, जीके। चलो आप चले जाना, बस इससे कवर कर लेना, ठीक है? चलो तो जल्दी से हैं? हाँ ठीक है, अभी नहीं, बेसिक चीज है। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, मैं आगे का भी पढ़ाऊंगा। साइकिल बनाओ जल्दी से, साइकिल बना के दिखाना। आती है साइकिल बनाने? साइकिल बनाओ। आर्ट टीचर ने सिखाया था, मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भी बनाओ। साइकिल बनाओ, साइकिल नहीं, साइकिल ये, अरे जो चीज मुझे बनानी है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें पैडल होते हैं, ये है ना, इस पे हम किसी वही, या ड्राइंग पे मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, बैठा दो यार, अंशुमन को बैठा दिया, ट्रैक्टर बन गया। चलो कोई बात नहीं, ये इसके हैंडल है, बस समझ अच्छा ठीक है यार, पैर यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, समझ जाओ यार जो चीज है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड। बना ली साइकिल? इधर देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहिए भी गोल बनाना है, थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन गए मेरे, है ना? हाँ, चरखा वाला ना, गांधी जी वाला, वही है ये, ठीक है। साइकिल चलाई तो होगी ना सभी ने, तो जब पैडल लगाते हैं, पैडल है, हाँ क्या बात है, तो छोटे बच्चे वाली बनाई है, तो बढ़िया बनाई है। हाँ चलो इधर देखो, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखिए। आप जब पैडल लगाओगे इस पे, तो कौन से वाला पहिया घूमता है? पीछे वाला, वेरी गुड। पीछे वाला पहिए, मतलब जो भी आप फोर्स लगाओगे वो फोर्स सारा का सारा ट्रांसमिट कहाँ हो रहा है? पीछे वाले पहिए पे, ठीक है? अब ध्यान से देखना भाई, इधर देखो, बाद में बना ड्राइंग, इधर देखो सब, इधर जब आप पैडल फिर तुम दोबारा इधर देखो, पहले बाद में बनाना।
जब आप इसको पेंडल लगाओगे, घुमाओगे, फोर्स पैरों से इस पे तो लगाते हो चेन पे, चेन के थ्रू फोर्स पीछे ट्रांसमिट होता है, पहिया घूमता है। तो अगर आप इसको पीछे से स्टैंड पे खड़ी कर दो तो पहिया पीछे वाला घूमेगा ऐसे। तो बेसिकली आप फोर्स लगा के इस पहिया को ऐसे घुमाना चाह रहे हो। कैसे घुमाना चाह रहे हो? लाइक दिस, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना चाह रहे हो। तो दो पॉइंट कंसीडर करो, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टायर और ये ग्राउंड है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए की टेंडेंसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे मूव करने की होगी, बोलो। तो जब ए की टेंडेंसी पीछे मूव करने की होगी तो ए के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, बोलो, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे F1 ले लेते हैं, आगे की तरफ लगेगा। तो जब साइकिल में आप पेंडल लगाते हो तो पिछले वाले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, आगे की तरफ। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो पहिया है, ये तो सिंपल ऐसे ही लुढ़कता है, इसको तो आप घुमाते नहीं हो हाथ इससे, चैन वैन से, किसी भी चीज से। तो ये जो पॉइंट है, इसको P ले लो, इसको Q ले लो। पॉइंट P की टेंडेंसी क्या पीछे मुंह करने की है क्या? नहीं है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से, इसको साइकिल को देखो, हल्का सा डिटैच कर लो ग्राउंड से, अब आप ऊपर आगे की तरफ चलो तो पहिया सीधा का सीधा ऐसे चलेगा क्या, घूमेगा? नहीं। तो लेकिन इसका मतलब है जो पॉइंट P है, इसकी टेंडेंसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जाने की है। जब आगे जाने की है तो P के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, मान लेते हैं F2 है। तो ड्यूरिंग पेंडलिंग पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है और आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है। अब पेंडल लगाना छोड़ दो, बिल्कुल ऐसी चल रही है साइकिल, दोनों पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। क्यों? क्योंकि पिक्चर, हाँ, क्योंकि तो आप इसको घुमा नहीं रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। इसीलिए आप ध्यान से देखना, पेंडल जब चल रही हो साइकिल, पेंडल लगाना छोड़ दो तो आगे जाके वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसके मोशन को रोक देगा आगे चल के। है? अरे ये जो आगे ये ना अगले वाला पहिया, इसको घुमा नहीं रहे ना, इसका मतलब जब घुमा नहीं रहे हो तो इसकी टेंडेंसी आगे मूव करने की है, एक नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। क्लियर है? हैं? अरे भाई तुम, ये ड्राइंग की क्लास नहीं है, अवार्ड नहीं मिलेगा इस पे। अब किसी ने खोल है? क्या? ए आगे नहीं जा रहा है, मैं अभी कितनी देर से क्या बता रहा हूं। जब आप पेंडल लगाते हो तो ये पहिया कैसे घूमता है, ऐसे घूमेगा ना, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ए की टेंडेंसी बी के रेस्पेक्ट में पीछे जाने की है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगती है। उसको घुमा कहां रहे हो यार आप, चेन से, इसको घुमा रहे हो क्या चेन से? वो तो फ्रिक्शन, देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन फोर्स है F2 जो इसको घुमाएगी ऐसे, आप नहीं घुमा रहे हो, ये फ्रिक्शन फोर्स है F2 जो इसको घुमाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अपने आप नहीं घूम रहा है। यहाँ पे आप घुमा रहे हो इसको, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रही है, जिसकी वजह से पूरी साइकिल आगे जा रही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इस पे बेस्ड, ये सबसे पहली बार क्वेश्चन जेईई स्क्रीनिंग हुआ करता था पहले, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन में 4 थे कि एक पे आगे लगेगी, पीछे लगेगी, दोनों पे पीछे, दोनों पे 4 कॉम्बिनेशन थे। तो उसमें कौन सा वाला ठीक था? ड्यूरिंग पेंडलिंग पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगती है और आगे वाले पे पीछे। ठीक है, बना लिया भाई, फ्रिक्शन फोर्स तो है ही नहीं इसमें, याद कर लो। कभी स्टंट मारे बाइक पे? स्कूटी चलाते हो ना, स्कूटी चलाई है, साइकिल पे तो क्या स्टंट लगेंगे, ब्रेक ही लग सकते हैं बस। तो जब स्टंट लगाते हो, सुन लो, बाइक में जब आप ब्रेक दबा के एक्सीलेटर दोगे तो पिछले वाला पहिया घूमता है कि नहीं बहुत तेजी से, आप एक्सीलेट करना बंद कर दो, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भाई? वो ऐसे घूमेगा, अगर बहुत स्पीड से घुमाओगे तो धुएं उठने शुरू हो जाते हैं, काला काला हो जाता है, टायर घिसना शुरू हो जाता है, ऐसे घूमेगा वो। अगर आप रेस देना बंद कर दो तो रुक जाएगा। वो ऐसे घूमने को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगी? ठीक है, हाँ, तो अपोजिट लगता है, ग्राउंड पे बी पे। जब ये ड्यूरिंग पेंडलिंग है, F1 अगर आगे है तो F1 इस पे बी पे पीछे लगेगा, और Q पे, वैसे ग्राउंड का हम कभी मेजर करते नहीं है पर फिर भी, तो F1 अगर है तो इस पे F2 पीछे, तो इस पे F2 आगे। अच्छा, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे? अगर इक्वल होंगे तो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी?
हाँ, पीछे वाला ज्यादा होता है तभी तो साइकिल आगे बढ़ती है। वो तो मैं उसके लिए स्पेशल किया, मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सपोज करो दोनों फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो गए तो क्या साइकिल आगे बढ़ेगी? तो पीछे वाला फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होएगा, ये पीछे वाला ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स, तभी नेट फोर्स आगे की तरफ लगता है। ठीक है, छीक लो नहीं, छीको पहले। जब कॉन्शियस हो जाता है ना तो वैसे छींक चली जाती है। नहीं यार, घूमता दोनों क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा था तुम ड्राइंग में लगे हुए थे, फुल कंसंट्रेशन यहाँ होना था। दोनों ही क्लॉकवाइज घूमेंगे तभी तो साइकिल आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये ऐसे घुमा रहे हैं हम इसको, उसको हम नहीं घुमा रहे। हाँ, उसको फ्रिक्शन फोर्स घुमा रही है F2 क्लॉकवाइज, इसको हम घुमाना चाह रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं तभी फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रही है, क्योंकि एक टेंडेंसी B के रिस्पेक्ट है पीछे जाने की, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे बना लिया। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? F इक्वल टू म्यू बोलते हैं शायद, MU, हाँ म्यू एन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू एन। अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कितनी तरह की होती है, लिख लो टाइप्स। यू, ये देखो यू बना के इसकी एक टांग खींच दो नीचे तक, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। टाइप्स दो तरह का होता है। क्या हुआ है? क्या कह रहा है? काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, पिटेगा ही आज। तो एक टांग थोड़ा लंबी है उसकी, दोनों है, ऐसे नहीं बोलते। एक डंडा लेना, यहाँ पे एक डंडा रख के आया हूं मैं कल, लोहे का। नहीं, एक लोहे का डंडा रखा है मैंने कल ही। नहीं, ये गेट है ना, गेट के यहीं पे रखा, झेल भी नहीं पाओगे तुम। हाँ, चलो इधर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर देखो। हाँ, रुका हुआ मतलब देखो, ये ब्लॉक M है, ये रफ सरफेस है, इस पे दिस इज अप्लाइड फोर्स, कैपिटल F इज अप्लाइड फोर्स, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? पीछे। देखो, जैसे मान लो कि कोई बड़ी सी टेबल रखी है घर में आपके, आप उस पे हल्का सा फोर्स लगाओ 1 न्यूटन का, क्या मूव करेगी? फोर्स लग रहा है लेकिन मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। टेबल मूव नहीं कर रही फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, को हम क्या बोलते हैं? So static friction comes into play when there is no relative motion between two surfaces. This is called static friction. हाँ, मैं बताऊंगा, इस पे आऊंगा थोड़ा सा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? when there is relative motion between, मान लो आप उसको पकड़ के खिसका रहे हो, खिसकाते जा रहे हो, relative motion हो रहा है, फ्रिक्शन तो तब भी लग रही है। तो तब जब दो सरफेस के बीच में relative motion है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में? बड़े सिंपल सा है भाई, रुके हुए पे फ्रिक्शन लगने वाला। ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ ना, बस वही है, रुका हुआ। घर पे कभी कोई सामान खिसकाए हो? क्या क्या खिसका दिया? टेबल। हाँ बस। अब सपोज करो, अब ध्यान से सुनना भाई, टेबल रखी है, एक बड़ी सी टेबल है, सक्षम खड़ा हुआ है, सोच रहा है मैं सुपरमैन हूं, एक उंगली लगाई, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, टेबल मना कर दिया, मैं नहीं खिसक रही, मतलब टेबल ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया होगा। आपने सोचा चलो ठीक है 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, वो तब भी नहीं खिसकी, इसका मतलब अब फ्रिक्शन अपने आप बढ़ गया। कौन सा? अब आपने सोचा 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, वो टेबल तब भी नहीं खिसकी, इसका मतलब फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट होता जा रहा है। नहीं, सुनो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन टेबल मूव नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी अपना आप बढ़ता जा रहा है। यस और नो? भाई नेट फोर्स 0 होगा तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। यस और नो? तो
आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ वो अपने आप एडजस्ट होता जा रहा है। दैट्स वाई सेल्फ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सुन लो पहले बेटा, लिखवा दो हमेशा ये चीज सुन लो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखो, थोड़ा सा मैं ग्राफ बना देता हूं, किस किस के बीच में, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स। जब आपने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना था भाई? जब कोई इस पे फोर्स नहीं लगाया, भले ही रफ सरफेस पर रखी, क्या इसकी टेंडेंसी है मूव करने की? तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो। आप फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता गया। लेकिन ऐसे नहीं कि कभी टेबल मूव ही नहीं करेगी, एक लिमिटिंग चीज आएगी, मतलब एक लिमिट होती है, जब तक आप इसमें फोर्स लगाओगे तब तक वो मूव नहीं करेगी। उसके बियॉन्ड आप फोर्स लगा दोगे, टेबल मूव कर जाएगी। बात समझ में आई? कभी कभी कोई सामान खिसकाया है बहुत भारी भरकम, थोड़ा सा कुछ कुछ आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे मान लो टेबल की बात हो रही है, टेबल रखी हुई है, आप उस पर फोर्स लगाना शुरू करो, जब वो स्टार्ट होएगी मूव करना, शुरू में झटका लेती है, उसके बाद फिर थोड़ा कम भी फोर्स लगाओगे तो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर जाती है। ध्यान दिया है? बस उसी चीज का ग्राफ है ये। आप क्या कर रहे हो? अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद थोड़ा कम भी फोर्स लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। आवाज बात की बात है। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और जब मोशन आ गया, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट का कितना भी हो, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई 10 मीटर पर सेकंड चलेगा तो इतना सॉलिड फ्रिक्शन लगेगा, 20 चलेगा तो इतना। स्पीड कुछ भी हो, एक बार मोशन आ गया, उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिर चेंज नहीं करती। बात समझ में आई? क्लियर है? 3 तरह के फ्रिक्शन बताए हैं मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग। तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, उसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तब उस वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका होता है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये वेरी करेगा। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। समझ में आई बात? लिखना शुरू करो जल्दी से स्टैटिक के बारे में। बोलू? इसमें लिखो स्टैटिक में, इसमें लिखिए, ऐसे लिखो इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। when an object when an object have tendency to move but there is no relative motion, comma, the friction force act is called static friction. ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। लिख रहे हो? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये डायग्राम बना लो और वो वाला ग्राफ बना लो जल्दी से, 1 मिनट में। डायग्राम बना के वो ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे तीनों चीजें मेंशन कर देना।
बना लिया ग्राफ? जल्दी बनाओ। अब नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखो। काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, kinetic friction comes into play when there is relative motion, when there is relative motion between the two surfaces, between the two surfaces। ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हम म्यू एस से डिनोट करेंगे, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको हम म्यू के से डिनोट करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक में से बड़ा कौन सा होता है? ये काइनेटिक है, ये स्टैटिक है, बड़ा कौन सा हुआ? स्टैटिक। तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। क्या इक्वल टू हो सकता है? म्यू के बड़ा होता, म्यू एस बड़ा होता है, ठीक है, म्यू के से। अगर क्वेश्चन में, सुन लो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के डिफाइन नहीं है, बस सिंपल करके फ्रिक्शन है, तो उस केस में आपको स्टैटिक और काइनेटिक दोनों इक्वल लेके चलना है। हाँ, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल ये रखे फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, ये मेंशन नहीं है स्टैटिक या काइनेटिक, तो आपको दोनों इक्वल लेके चलने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन करना शुरू करो। अब तो मेन चीज समझने की आई है। हाँ, अब चलो चलो, आप तो कर लोगे, आप तो ईमानदार हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब आप होगे बोर, नहीं है ना? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो भाई। देखो, अच्छा ब्रेक चाहिए आपको? हाइड्रेशन ब्रेक, डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन ब्रेक। चलो जल्दी से पी लो पानी, कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ एक जल्दी से। किस तरह का मतलब? एक ही तरह तो पढ़ रहे हो अभी आप? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं नहीं, आप आपको खुद ही लगेगा, आसानी हो जाएगा बिल्कुल। जी की वैल्यू 10 ले लेना। ये है आपका 5 kg का एक ऑब्जेक्ट, इनके जो बीच में म्यू एस है वो है 0.6 और जो म्यू के है वो है 0.4। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। इस पे एक अप्लाइड फोर्स लगाया, और ये फोर्स लगाया मैंने नहीं, चलो ठीक है, 12 न्यूटन लगा दिया। ओके, 12 न्यूटन फोर्स लगा दिया। बताइए आप मुझे, फाइंड फाइंड पहला पार्ट, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं पहले सुन लिए ध्यान से। फ्रिक्शन फोर्स किधर, किधर की तरफ? फ्रिक्शन किधर लगेगी इस पे? पीछे, है ना? फ्रिक्शन किधर लगेगी? पीछे। फ्रिक्शन किधर लगेगी? पीछे। है, ग्राउंड को कुछ करना ही नहीं है, ग्राउंड थोड़ा ना मूव करता है ना? धरती माता तो जहाँ है वो वहीं रहती है, उसका क्या ही करेंगे दिखा के? वो तो समझने के लिए मैंने बताया आपको अल्टीमेटली। इस पे बताओ किधर मूव करेगा, क्या होगा इसका? कितना है फ्रिक्शन पीछे? निकालो ना, फ्रिक्शन का एक ही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, F इक्वल टू म्यू एन। एन तो एक ही आपका, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? mg कितना है इसका? जी की वैल्यू 10 ले लेना। 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन है। बताओ जरा फ्रिक्शन फोर्स कितना है? हाँ, एक ही फॉर्मूला है,
खुश हो जाओ, वैसे एक ही फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है वो भी, देखो कितना सा फॉर्मूला है, क्यूट सा छोटा सा फॉर्मूला नहीं है। आप बताओ तो मुझे क्या लेंगे, लो बताओ कितना लगेगा। हेलो, यस, गुड इवनिंग। 30 न्यूटन है ना। एक्सेलरेशन कितना आया, किधर की तरफ, इधर की तरफ है ना। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा आप इधर जाएगा या इधर। अब कुछ सोचो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो, जा पीछे, एक्सेलरेशन आगे आएगा कितना। सबसे पहले ना चेक करो क्या ये मूव कर पाएगा। इसको मूव करने के लिए इधर देखो, सुनो सॉल्यूशन देखिए, इसको मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, स्टैटिक से ज्यादा होना चाहिए। तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है आपका म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम कितना लग सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम तक लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एस कितना है 0.6, नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है, कितना आ गया 30 न्यूटन, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मूव कराने के लिए मिनिमम, अरे भाई नॉर्मल एक्शन कितनी है, यहाँ नॉर्मल एक्शन क्या होती है mg, इसको ये नहीं पता, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना होता है, 5 इंटू 10 होता है 50, देखो 5 की 0 में मल्टीप्लाई करें 0, 5 इंटू 1 कितना आया पता नहीं, ठीक है। अब चुप, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लग रहा है 30, लगाया कितना हमने, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, और मैंने अभी लिखवाई है, करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसका मतलब इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, पहले बताओ, स्टैटिक, क्या काइनेटिक लगेगा, इसको तो आप भूल जाओ, ये कब आता है, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, लिखवा रखिए। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 0 से 30 के बीच में, क्या ये मूव कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा तो इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो अगर 12 न्यूटन आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, बोलो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 12 न्यूटन, बोलो समझ में आया क्या, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। इसको मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए 30 न्यूटन, लगाया कितना हमने 12 न्यूटन, तो इट विल नॉट मूव, तो इसका मतलब जितना आपने अप्लाई फोर्स किया है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगा है इस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 12 न्यूटन, पहले का आंसर क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका 0, मूव ही नहीं कर रहा ना, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ मैं कर देता हूं, इसको करो, अब मैं इस फोर्स को 42 न्यूटन कर दो, चलो। नाउ इफ दिस फोर्स इज 40 न्यूटन, रिपीट द क्वेश्चन, अगर ये हो जाए 42 न्यूटन, करो जल्दी से, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, कितना चाहिए इसको मूव कराने के लिए, अभी देखा था 30 न्यूटन, आपने कितना लगाया 42, इसका मतलब अब ये मूव कर जाएगा, अगर ये मूव कर गया तो कौन सी एक्टिवेट हो जाएगी फ्रिक्शन, अब इसको भूल जाओ, काइनेटिक हो जाएगी। अब इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.4, एन कितना है, कितना आ गया, तो 20 न्यूटन लग रहा है इस पे, 42 आगे 20 पीछे, नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स यही आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना है 42 माइनस 20 इज इक्वल टू 5a, तो a कितना आ गया, चेक कर लेना 4, बात समझ में आई कि नहीं, याद रखिएगा जब तक मूव नहीं करता है स्टैटिक एक्टिवेटेड है, जैसे ही मोशन में आएगा काइनेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, एक टाइम पे ही लग सकता है, या तो स्टैटिक या काइनेटिक, मोशन में है तो काइनेटिक लगेगा, रेस्ट पे है तो स्टैटिक, और स्टैटिक में भी मैक्सिमम तक जा सकता है ये, अगर अप्लाइड फोर्स, क्योंकि मिनिमम फोर्स इतना चाहिए इसको मूव कराने के लिए, इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर उससे कम लग रहा है तो जो अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शन फोर्स है,
है? इस केस में हाँ तो आ तो गया। अरे इसका एफबीडी बनाओ ना, इसका एफबीडी बनाइए। अप्लाइड फोर्स किधर है? 42 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है पीछे की तरफ? 20 न्यूटन। मास कितना है? 5 केजी। बोलो एक्सलेशन आ गया है तो 42 माइनस 20 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। समझ में आ रहा है? तब ठीक है। हम्म लिखो जल्दी से, इसको लिख लो सही चीज लिख लिया करो यार ये। पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे फ्रिक्शन पे कमांड हो जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब इससे फ्रिक्शन भी आएगी, पुल्ली भी आएगी, नॉर्मल एक्शन सब कुछ आएगा। अब अच्छे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कब कराऊं? हाँ आपके मतलब मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ मैं, अच्छे तो अभी नहीं कराऊंगा, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये क्या चैट बॉक्स खोल के बैठा हुआ है? किस चीज का है दिखाना? शेयर मार्केट है क्या? ब्राउजर है। रेलवे भर्ती। अभी क्या देख रहे हो तुम? अरे वो नोटिफिकेशन आती रहती है फोन में। ईपीएफओ, एसबीआई हिस्टोरिक गेन, इंस्टाग्राम पे डाउनलोड नहीं कर रहा था, वो इंस्टाग्राम डाउनलोड। लॉर्ड हेवन, क्या क्या सुन रहे हो तो? इंस्टाग्राम। अरे सर डाउनलोड करने को बोल रहा है शॉप में। अंदर रखो इसको, फोन को। फोन खतरे की घंटी है स्टूडेंट्स के लिए, पता है ना? फोन का दुरुपयोग खतरनाक, स्कोर नीचे डाउन जा सकता है एकदम, बहुत खतरनाक चीज है, डेंजरस चीज है एडिक्शन इसका। वो भी ऐसी ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सर आ रहा है सर फिजिक्स वाले फिजिक्स वाले की वीडियो तुम वैसे मूवी की तरह देखते होंगे, इसीलिए नंबर नहीं आते। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो की तरह नहीं देखते, नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है 10 kg का ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक है। म्यू एस है 0.4, म्यू के है या हाँ 0.3 लो। फाइंड, वही तो बता रहा हूं, क्वेश्चन तो यही है। फाइंड एफ so that block move with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू बताइए। फ्रिक्शन फोर्स तो तेल लेने गया है ना, एफबीडी बनाओ इसका, इक्वेशन लिखिए। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? कौन सा लगेगा, म्यू एस या म्यू के? क्यों रुका हुआ है? एक्सलेशन कहां से आ गया इसमें? एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। हाँ इतनी देर में निकाला, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका काम नहीं। करो जल्दी। एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो।
हाँ सही है सही है सही है। बताओ कितना आया। 20 सॉरी 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 मुझे तो एफ की वैल्यू बताओ फाइनली। हम्म 10 फ्रिक्शन फोर्स 20 है, अप्लाइड फोर्स 10 लगाओगे, दौड़ेगा कहाँ से फिर वो। क्या 30? वो तो ठीक है। हाँ अब सुनने को मिला मुझे सही आंसर। तुमने भी बोला था। आंसर क्या आ रहा है? अरे 30 न्यूटन निकाल दे फ्रिक्शन फोर्स। देखना जरा, अगर 30, हाँ ये अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कितना निकाला आप लोगों ने? 30 न्यूटन। क्योंकि मोशन में है तो कौन सा एक्टिवेट रहेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स 30 आ गया। हाँ ठीक है बिल्कुल आपका। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक लगेगा 30 न्यूटन। तो पीछे 30 न्यूटन, आगे की तरफ एफ, आगे की तरफ एक्सप्रेशन है ए विच इज 2। तो नेट फोर्स कितना होगा? एफ माइनस 30, ये नेट फोर्स होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वही तो गड़बड़ की है। यही तो गड़बड़ करते हो। कितना आ गया? बोल। हाँ चीटिंग कैसे करेगी ये तो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है। कर दिया था, खुद करो दोबारा जितना का है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, फिर से एक क्वेश्चन लो। अगेन इस बार हम लेते हैं 20 किलो का। भाई 20 किलो ओ ठीक है। इस पे अप्लाइड फोर्स है 100 न्यूटन। वाओ कितना है? 100 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड म्यू। म्यू के निकालिए इसका। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो म्यू के ही होगा। स्टैटिक कहाँ पे होगा बेटा? एक्सेलरेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है। करना क्या है उसका हमें? जब मूव कर रहा है तो एक्टिवेट एक ही रहेगा, बस उसी में लगाओ सीधा। मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, आंसर थोड़ा ना पता होता, अब सोल्व करेंगे आ जाएगा। पॉइंट में तो आएगा ही ऑब्वियसली, माइनस में नहीं आएगा। बेटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अपन ना बताएगी। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है शायद ठीक है। वेरी गुड। फ्रिक्शन फोर्स ये आ गया, ये फ्रिक्शन फोर्स है। हाँ एफ इक्वल टू, सही तो किए हो बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ये क्या किए हो? बिल्कुल सही कर रही है लड़की। मैं बताऊं गलती देखना। हाँ यहाँ तक बिल्कुल सही है, बस एफ इक्वल टू म्यू एन रखना है। एन कितना है? हाँ तो ठीक तो है। अब गधे
पता है क्या कर रहा है ये पता है क्या कर रहा है? हाँ नहीं कोई बात नहीं, इधर देखो ये कर क्या रहा है, गधा नंबर 1। देखो लास्ट बिल्कुल ठीक कर रहा था क्वेश्चन, लास्ट गुड गोबर कर दिया। अगर मैं पूछूं आपसे इफ 2x इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू क्या होगा, कैसा आया 4? 8 के नीचे 2 लाए ना तुमने, देखो जरा क्या किया हुआ है, 2/8 किया हुआ है, इसलिए गधा बोला। समझ में आई बात? हाँ अब देखो इधर बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा, F मान लिया, तो है क्या, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखना है ना, F कितना है 100 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 80, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 20 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू एन। अच्छा नॉर्मल एक्शन कितनी है इसकी, नॉर्मल एक्शन है 200 न्यूटन, तो नॉर्मल एक्शन ये क्या रख दूं मैं 200, तो म्यू कितना आ गया 0.1। ये था बिल्कुल, ये 2 सुपरस्टार इन्होंने किया ठीक। कहाँ था भाई गड़बड़, दिखाना कहाँ गड़बड़ की है, क्वेश्चन ही नहीं किया तो गड़बड़ तो कहाँ से होगी फिर। हाँ अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे ना सारे क्वेश्चनों की गारंटी दे रहा हूँ करेक्ट आया, बिल्कुल ठीक आया आपका। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो ठीक किया है ना, लास्ट में आके तो गुड़ गड़बड़ हुआ है बस, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। टफ दे दूं, जो टफ नहीं देता, अभी सिंपल ही देता हूँ, ठीक है सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ इस बार हम। चलो ठीक है 50 kg ले लेते हैं, 50 kg ये है अप्लाइड फोर्स, और इसके बीच में म्यू एस और म्यू के, ये काम करो सिंपल म्यू, और एक काम करो म्यू एस, ये चलो कोई बात नहीं 0.4 ले लो, ठीक है। अच्छा फोर्स कितना ले हम, सो दैट एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकालिए, सो दैट एक्सप्रेशन इज, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है जो पहले वाला था, बस थोड़ा सा अलग है, इसमें म्यू निकालना था, इसमें एफ निकालना है। क्या न्यूटन, नहीं वो तो उसने बताया अपना आंसर, मुझे इक्वेशन दिखाओ। एक्सप्रेशन 2 है ना, 2 है 300 को 4 से मल्टीप्लाई करने इतना लंबा प्रोसेस, वही देख रहा हूँ क्या कर क्या रही है बहुत देर से। ये कौन सा, हाँ न्यूटन, इस ये दिखाएगी है? हाँ ठीक है मैंने देख लिया, आप बिल्कुल सही है, करेक्ट, वेरी गुड। ये तो 200 ला दिया आपने आंसर। इसका देखना है कि ये क्या कर रही है, आ गया ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है पीछे, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना इनटू, है ना 200 फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सलेशन। तो अप्लाइड फोर्स आ गया आपका 200 प्लस 100 300। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। बस एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और। नहीं ये नहीं समझ में आ गया था वहां ना, हो गया मुझे पता है, हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन, चलो घर से करके ले आना। यस, इंक्लाइन प्लेन। अच्छा इसमें कॉस और साइन 37 ले लो। म्यू की वैल्यू है 0.2 और ये ब्लॉक है आपका 5 kg। चेक करके बताओ क्या ये मूव करेगा या नहीं करेगा, बस ये बताना है। चेक वेदर, हाँ अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन निकालिए। इसका एफबीडी बनाया करो ना। देखो अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो इसका एफबीडी बनाओ। अप्लाइड फोर्स आगे है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, जा कहाँ रहा है आगे, तो एफ आगे स्मॉल एफ पीछे, तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, है ना। ये तो करते थे पुल्ली वाले में भी। साइन 37 इज 3/5। यस, फ्रिक्शन फोर्स ये आ रहा है एन बेटा, एन एन नॉर्मल रिएक्शन। क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन में, मुझे आंसर नहीं पता। नॉर्मल रिएक्शन आप बताओ क्या होती है। मैंने पढ़ा रखा है, इसका मतलब लेक्चर अटेंड नहीं किया आपने। नहीं किया, किया ही नहीं, किया ही नहीं है। बता तो रहा हूं ये मैं। ये जो mg होता है ना, हाँ म्यू की वैल्यू थी 0.2। mg का ये कंपोनेंट होता है आपका mg cos थीटा और ये कंपोनेंट होता है आपका mg sin थीटा। इसकी टेंडेंसी किधर है मूव करने की, नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऐसे। हमें पहले चेक करना है कि mg sin थीटा बड़ा है या फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है। तो पहले mg sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी है, मास कितना है 5t इंटू साइन 37 इज, बिल्कुल सही है, 30 न्यूटन आ गया। मतलब नीचे की तरफ लग रहा है इस पे 30 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम, या लग रहा है मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.2। नॉर्मलेशन क्या होती है, mg cos थीटा। तो 0.2 इंटू में मास कितना है 5, cos 37 इज 4/5। बताना कितना आएगा, 8। भाई इससे तो ये गया डेसिमल, 5 से 5 गया, 4 टू जा 8। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम 8 न्यूटन, और वेट कितना लग रहा है 30 न्यूटन। इसका मतलब ये एक्सीलरेट कर जाएगा। अब इसका एफबीडी बनाओ। ये कितना फोर्स है 30 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 8 न्यूटन, किधर मूव करेगा, तो नेट फोर्स कितना हुआ इक्वल टू मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना आ गया। बस बोलो समझ में आया क्या, भागने की जल्दी मत करो, पहले बताओ जल्दी समझ में आया क्या। नॉर्मल एक्शन जो होती है, इधर देखो सक्षम, नॉर्मल एक्शन होती है आपकी सरफेस के नॉर्मल, ये तो नॉर्मल एक्शन होगी यहाँ पे mg cos थीटा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, ये है, लग कितना रहा है 30 न्यूटन, मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो इसका मतलब अगर ये होता बाई चांस ये होता 80 न्यूटन, लगाया आपने 30 न्यूटन, तो क्या मूव करता, तो फ्रिक्शन फोर्स 30 इसके बराबर आता। समझ में आई बात, ये कंसेप्ट यूज होंगे आगे चल के बहुत ज्यादा। ठीक है, नोट डाउन कर, समझ में आया कि नहीं, आंसर तो आ जाएगा। लड़की समझ में आ गया।